हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज यहाँ एसएससी जीडी इसका पीवाई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज यहाँ मैं आप लोगों को जीएस और जीके पढ़ाने का प्रयास करूँगा। यदि पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खालिस्तान प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। मुझे बताएं आप लोग, यदि कोई बच्चा का जब जन्म होता है तो वो बच्चे क्या क्या कार्य कर सकता है। जब बच्चा 2 या 4 साल का होता है तो बच्चा क्या क्या कर सकता है, इसके माध्यम से यहाँ पर समझेंगे कि 2 या 4 साल का जो बच्चा है ना, उस बच्चे को इतना आइडिया नहीं होता कि वो नया नया कपड़े पहने, नया नया चीज़ें पहने, उसको तो आइडिया ही नहीं होगा ना भाई। तो पहला जो ऑप्शन से होगा ना, ये आधुनिकवादी। आधुनिक का मतलब है कि नया नया चीज़ें करना है, नया नए कपड़े पहनना है। ये सारी चीज़ें आइडिया कहाँ से आएगा भाई? तो ये तो ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन में है, ये तो नहीं आएगा। दूसरा क्या है? पूंजीवादी। अच्छा मुझे बताओ, 2 या 4 साल का जो बच्चा होगा, उस बच्चे के पास में क्या इतने सारे पैसे आ जाएंगे कि वह एक सारी चीज़ खरीद सकता है? ऐसा नहीं। 2-4 साल वाले जो बच्चा होता है ना, उसके पास सारी कुछ ही ऐसा आइडिया नहीं आते कि हाँ मेरे पास पैसे है कि नहीं है। तो ये पूंजीवादी भी तो ये नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, 2 या 4 साल का जो बच्चा है फैलाएगा? उसको तो आइडिया नहीं होगा यार ये क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। तो अराजकतावाद तो ये आंसर नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा ना, ये समाजवादी आएगा। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो अपने माता पिताओं के या भाई बहनों के साथ में घुल मिलकर काम करता है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो समाजवादी आएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी भारत देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला। आज़ादी मिलने के बाद में भारत सरकार के पास में बहुत सारी समस्या आ चुके थे कि भाई भारत के लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी योजना करनी चाहिए कि यहाँ पर जो भारत में बेरोजगार लोग, बेरोजगारी, या हम ऐसा कह सकते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित समस्याएं या आर्थिक से तंगी, ये सारे समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने यही सोचा कि भाई हम भारत के लोगों के लिए हम आने वाले समय में क्या क्या करना है। तो भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर देता है। और जो योजना आयोग का गठन करता है, इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष उस समय में 1950 के समय में किसी भी मंत्रिमंडल या किसी भी मंत्री को उपाध्यक्ष बना दिया जाता था। भारत सरकार ने सोचा कि भाई योजना आयोग जो बनाए हैं ना, ये काम तो ठीक है, लेकिन हम योजना आयोग के अंतर्गत हम 5-5 सालों के लिए हम एक योजना तैयार करेंगे। और सरकार ने रोड मैप भी नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, राष्ट्रीय विकास परिषद, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना किया। और इसके द्वारा जो योजना आयोग है या पंचवर्षीय योजना है, इसको भारत देश में लागू करने का जो प्रक्रिया होता है, उसको ये लागू करता है। कौन करता है? एनडीसी करता है। तो भारत में अभी तक यानी वर्तमान समय तक 12 पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करने के बाद में एनडीए की सरकार ने इसकी जगह में नीति आयोग का गठन किया। यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। अब अपन लोग समझते हैं जो 12 पंचवर्षीय योजना है, इन 12 पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ना, वो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होकर 1956 तक गया। यानी पहली पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने एग्रीकल्चर पर फोकस किया। और इस योजना के तहत भारत में 5 आईआईटी, जिनमें से खड़गपुर, दिल्ली, मुंबई, ऐसे अन्य आईआईटी की स्थापना किया। और इसके तहत भाखड़ा नाकल बांध, ब्यास परियोजना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसको आप लोग डीवीसी बोलते हो, और
हीराकुंड बांध परियोजना, इनका निर्माण किया गया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना इसका, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आने वाला है वो समाजवादी आने वाला है। इसका मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद हो जाने के बाद में भारत देश ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। यानी आज हम वर्तमान में मिश्रितवादी देश के रूप में उभर गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास पूंजी भी है और साम्राज्य को भी हम फैलाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर CDS का फुल फॉर्म भी दिया है, आप लोग CDS का फुल फॉर्म भी याद कर लेना भाई। तो यहाँ पर अनिल चौहान आएगा। क्या आएगा? अनिल चौहान। इसको समझते हैं अपन लोग। ये जो पद आया था CDS का जो पद आया था भारत देश में 2020 में आया था। यानी भारत सरकार ने इसको 2020 में बनाया था। इससे पहले CDS नाम का कोई भी पद नहीं था। ये तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन तीनों सेनाओं से ऊपर, जो तीनों सेनाओं से ऊपर ये पद को रखा गया है। इस पद पर अभी तक यानी वर्तमान समय तक पहुंचने वाले 2 ही व्यक्ति हुए। एक तो हुए जनरल बिपिन रावत और दूसरे अनिल चौहान। अब देखो CDS के ऊपर एक व्यक्ति और होता है जिसको आप लोग राष्ट्रपति कहते हो। अब यहाँ पर सेनाओं की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तीनों प्रकार के सेनाओं से ऊपर CDS होता है और CDS से पहले राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर जो आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर है वो अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? S अब्दुल नाजिर आएगा। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र, कोर्ट के बारे में हम लोग भाग 5 संघ में आर्टिकल 124 के तहत बात करते हैं। और राज्यपाल का जो पद है भाग 6 राज्य के अंतर्गत आर्टिकल 153 के अंतर्गत हम इसके कौन सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप लोग बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हम आंसर लगाएंगे संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना। ये संजीव खन्ना 51वें नंबर के क्या है? मुख्य न्यायाधीश। आने वाले समय में 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ये बनने वाले हैं। यदि संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन खालिस्तान भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। तो ये जो 4 ऑप्शंस है, इन चारों ऑप्शंस में जो आंसर आएगा वो शिक्षा मंत्रालय आएगा। यानी जब हम 1947 के बाद में भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय में हमारे पास में पहली बार 1947 के आसपास राधा कृष्णन आयोग शिक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। तो 1953 में UGC की स्थापना किया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना किया गया था। फिर पूछा जाता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताइएगा, तो आंसर आता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो अब्दुल कलाम साहब थे। शिक्षा मंत्रालय आएगा। फिर बाद में जाके शिक्षा मंत्रालय का नाम बाद में जाके एक्सचेंज कर दिया गया, और एक्सचेंज करने के बाद में 2018 में भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय से अलग करके शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। तो अभी वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय मौजूद है भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो पहला तो ऑप्शन है मुद्रा जारी करना, दूसरा आखिरी करदाता। ये दोनों जो है ना, ये दोनों हमारे आंसर आएंगे कि भाई मुद्रा जारी करता है, आखिरी करदाता भी, ये दोनों ही आंसर आएंगे। अब समझते हैं RBI।
भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। हुआ क्या कि 1921 को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया और 1934 हिल्टन यंग आयोग कमेटी के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय शुरुआत में कोलकाता को रखा गया। बाद में जाके इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया और वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी मौजूद हैं। यदि आपसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आंसर बताएंगे भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो आप बताएंगे आंसर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी के माध्यम से 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया भारत सरकार के द्वारा और दूसरी बार राजीव गांधी के शासनकाल में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है भाई, शहनाई, तबला, बांसुरी, घंटम। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा बांसुरी। बांसुरी के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बांसुरी में सामान्यतः 7 छेद या 9 या 11 छेद बनाए जाते हैं। बांसुरी से संबंधित व्यक्ति हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र पोलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, ऐसे जो नाम हैं जो बांसुरी से संबंधित व्यक्ति हैं। संविधान सभा ने खालिस्तान को भारत के संविधान को अपनाया। तो इसका जो आंसर आएगा वो 26 नवंबर 1949 आएगा। अब इसके बारे में समझते हैं। भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इस मिशन का भारत में 2 ही काम थे। एक तो भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण हो और दूसरा कि भारतीयों को सत्ता सौंपना या स्वतंत्रता या आज़ादी दिलाना। तो संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 60 देशों के संविधानों से और 14 समितियों के द्वारा संविधान भारत देश का बनाया गया। इस 26 नवंबर 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में इस संविधान को लागू किया। ये बोला है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो डेसीबल आएगा। क्या आएगा? डेसीबल आएगा। तो ध्यान रखेंगे भाई, साइंस से एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो साइंस की भी कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कबालों और खालिस्तान अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। इस पुस्तक में 15 अधिकरण है और यह पुस्तक में राजनीति से संबंधित यह पुस्तक है। इसमें मौर्य काल की जो घटना है उसके बारे में बताया गया है। अब मौर्य काल मौर्य वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे आंसर जो आता है ना, मौर्य वंश के संस्थापक हम चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं भाई। इन्होंने अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पश्चिमी भारत ये आंसर नहीं आएगा भाई, और पूर्वी भारत आएगा नहीं और उत्तर भारत नहीं आएगा। तो देखो पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर भारत ये इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने बिहार के पटना, यानी वो जो पूरा एरिया है जिसको हम लोग झारखंड, पटना, उत्तर प्रदेश का जो एरिया लेते हैं, उधर पर ये राजा बना हुआ था। राजा बनने के बाद ये सारे जो कीमती पत्थर थे
वो सारे कीमती पत्थर हमारे दक्षिण भारत में हुआ करते थे। यदि सारे कीमती पत्थर पश्चिम भारत या पूर्वी भारत और उत्तर भारत में होते तो हमारे यहाँ इनसे पहले कई राजाओं ने आकर युद्ध लड़ा। सिकंदर से पहले ही अन्य छोटे छोटे राजा आए हुए थे, तो वो सारे यहाँ पर आके लूट कर चले जाते। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में बनालू पर्व मनाया जाता है? देखो, जो बनालू जो पर्व है ना, ये बनालू पर्व ये तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना। यह पर्व जुलाई अगस्त के महीना में मनाया जाता है और काली माता को ये विशेषतः माना जाता है। ये बनालू पर्व में वहाँ के लोगों में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। अब तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है वर्तमान समय में हैदराबाद है। इसकी स्थापना, तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। यानी तेलंगाना जो बना था वो हमारे भारत देश का 29वां राज्य बना था और यह आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया। ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया। और यहीं पर एक शहर है हैदराबाद और इसके जस्ट किनारे ही सिकंदराबाद है। इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो सिकंदराबाद है वो आंध्र प्रदेश में आ गया है और हैदराबाद वो तेलंगाना में आ गया है। इस कारण से दोनों को अब जुड़वा शहर नहीं बोला जाएगा। मैं थोड़ा सा राजधानी बोल दे रहा हूँ इनकी, मैं आप लोग याद कर लेना। असम की राजधानी दिसपुर है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। आगे चलते हैं भाई। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका जो आंसर आएगा वो केरल आएगा। यानी केरल इसलिए आएगा कि वहाँ पर पुरुष और महिला का जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, कि वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं सभी राज्यों से। तो यहाँ पर केरल की जो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर केरल आएगा। यहाँ पर मैं कुछ राजधानियाँ भी बोल दे रहा हूँ। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब यहाँ समझो यार, जनगणना की बात, जनगणना हुआ, नियमित जनगणना 1881 से लगातार भारत देश में होता आ रहा है जनगणना। यानी अभी तक वर्तमान में 15 जनगणना भारत में हो चुके हैं। 16वें नंबर का जनगणना होना था, इसके कारण यहाँ पर जनगणना नहीं हुआ। आने वाले समय में 2025 के अंत या 2026 के शुरुआत में भारत सरकार के द्वारा जनगणना करवाई जा सकती है। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका जो आंसर आएगा 1809 आएगा। ये पूरा जो आंसर आता 15 मार्च 1809 आता, ऐसा पूरा ऑप्शन बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1809 बोले हैं। इतना हमारे लिए काफ़ी है कि हम आंसर लगा सकते हैं 1809। तो यहाँ पर अपन लोग समझते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग लगाते हैं भाई अमृतसर पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमृतसर को किसने बसाया, तो हम लोग आंसर ये भी देते हैं, सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना किया। यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो फिर हम आंसर देते हैं अमृतसर में है। यहीं से आप लोगों का अमृतसर से लेके दिल्ली तक नेशनल हाईवे 1 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक प्रारंभ होता है। तो बताएंगे, ग्रांड ट्रंक रोड अमृतसर से दिल्ली के बीच में स्थित है। इसको अपन लोग NH1 के नाम से जानते हैं। और दिल्ली से कोलकाता जो गया है NH2 के नाम से जानते हैं इसको। अभी तो भारत सरकार के द्वारा इन नेशनल हाईवे को एक्सचेंज करके एक नया नाम दे दिया गया है। तो आप लोग उन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। स्थापक किसको माना जाता है, तो हम कहेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को मानते हैं। ये क्वेश्चन बोला है कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता खालिस्तान श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो इसका जो आंसर आएगा वो नौका दौड़ आएगा। क्या आने वाला है? नौका दौड़ आने वाला है। अब नौका ही दौड़ क्यों आने वाला है? तो केरल में जो है ना, केरल में अल्लाह पूजा है, उसके पास में एक वेम्बनाड झील है। सामान्यतः ये देखा गया है कि भारत में
सबसे लंबी झील यदि पूछा जाता है क्वेश्चन में तो हम इसी को आंसर करते हैं, वेबनाड झील। वह भारत की सबसे लंबी झील है। इसी झील के अंतर्गत ये प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें नौका दौड़ करवाया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो नौका दौड़। निम्नलिखित में किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो देखो यहाँ पर ईगल जो शब्द है ये गोल्फ से संबंधित है और बास्केट है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो दोनों जो ईगल और बास्केट जो है ना ये दोनों गलत हो जाएंगे, नहीं है बोला है ना, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो अपना जो आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड। जून 2023 में खालिस्तान ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए DNULM के साथ साझेदारी की है। 4 ऑप्शन से भाई, तो इसका जो आंसर आएगा ना ये UNDP आएगा। ये है कि इनके बारे में समझते हैं। UNGA ऐसा कोई भारत में कोई संस्थान नहीं है या विश्व में कोई ऐसा कोई संस्थान नहीं है। ये जो UNDP है इसका फुल फॉर्म जो होता है ना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो 3 संस्थान है ना ये तीनों संस्थान हमारे विश्व के संस्थान है। WHO स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका काम देख रेख करने का होता है। यूनेस्को शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में देखने का काम होता है। तो बचा एक ही ना भाई, UNDP अपना आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, UNDP आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा खालिस्तान से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ये जो आर्टिकल है ना 333 ये भाग 16 के अंतर्गत हम आर्टिकल 330 से लगा के 342 के बीच में हम पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर आर्टिकल 333 में ये बोला है कि हमारे जो विधानसभा है, हमारे भारत देश में जितने भी विधानसभा हैं उन विधानसभाओं में कम से कम 60 सीटों का होना आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीटें होना आवश्यक है। तो जो इसका जो आंसर आएगा भाई, क्या बोला है, अनधिक बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा बोला है, तो क्या आएगा आंसर में 500 हो जाएगा। और कम से कम होता तो क्या कम से कम पूछता तो हम बताते हैं कि भाई 60 सीट बता देते हैं। लेकिन भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपवाद के दृष्टि में आते हैं। ये 60 सीटों से भी कई राज्यों के पास में कम सीटें हैं। जैसे गोवा के पास में 32 सीटें हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के पास में कम सीटें हैं, तो ये अपवाद के रूप में आ जाएगा। अब हम भाग 16 के बारे में चेक करते हैं कि भाग 16 में है क्या। भाग 16 यह बताता है कि कुछ वर्गों के बारे में उपबंध बताता है। तो आर्टिकल 330 ये कहता है कि लोकसभा में ST SC जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सीटों के बारे में आरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 331 यह बोलता है कि हमारे भारत देश में जो लोकसभा है उस लोकसभा में एंग्लो इंडियन भारतीय जो समुदाय के जो लोग रहते हैं उनमें से 2 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में 104वें संविधान संशोधन 2020 को इस चीज़ को हटा दिया गया है कि अब वर्तमान समय में हमारे पास में जो 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, अब उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 में ये बोला गया है कि अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करेंगे। आर्टिकल 338 का इसमें ये बोला गया है कि अनुसूचित जनजाति की स्थापना करेंगे। और आर्टिकल 339 में राज्य पिछड़ा आयोग का गठन के बारे में बात कही गई है। और 341 अनुसूचित जातियों की जो लिस्ट है उसके बारे में कहा गया है कि भारत में जितना भी अनुसूचित जाति हैं इनको हम 341 में लिस्ट करके रख देंगे। और आर्टिकल 342 में जितने भी भारत देश में अनुसूचित जनजाति हैं उनको हम यहाँ पर लिस्ट करके रख देंगे। कहाँ पर, आर्टिकल 342 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल खेलते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो लॉन टेनिस आएगा। क्या आएगा? लॉन टेनिस। भारत सरकार के द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक मापदंड नहीं है? जो इकोनॉमिक्स जनगणना जो हुआ था 2011 में, उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा। इनमें से जो 4 मापदंडों में एक जो ऑप्शन है ना, वो मापदंड नहीं है। यहाँ पर कौन सा है? ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई भी वयस्क महिलाएं नहीं हैं। तो इसका जो आंसर है ये सत्य है। और इकोनॉमिक्स सर्वे या आर्थिक जनगणना भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है, लेकिन इसका जो टाइम फिक्स नहीं है कि हम भारत सरकार खुद तय करती है कि भाई 4 साल के बीच में कराना है, 3 साल के बाद कराना है या 5 साल के बाद कराना है। आर्थिक जनगणना कराने का ये जो लक्ष्य रहता है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने भी वर्षों के बाद या समय के बाद करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक खाली स्थान की स्थापना की गई है। ये नीति आयोग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें देखने को मिलते हैं? तो नीति आयोग एक नीति विचारक समूह है। अब नीति विचारक ही समूह क्यों है, इसको समझते हैं। जब नीति आयोग के बारे में हम पढ़ते हैं या इसकी संरचना को जब तैयार करते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ये उपाध्यक्ष जो होता है ना, वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद होते हैं, क्षेत्रीय परिषद होता है, शासकीय परिषद होता है। इन दोनों क्षेत्रीय और शासकीय परिषदों में हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होता उन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को इनमें शामिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब हम लोग आगे जब पढ़ते हैं इसकी नीति आयोग के बारे में, तो यहाँ पर पदेन सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं और अंशकालीन सदस्य होते हैं। इन सारे सदस्यों को मिलाकर एक क्या बोला जाता है? नीति आयोग बोला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, इनका जो नीति आयोग का जो काम है, ज़मीनी स्तर पर ये काम प्रारंभ होता है। और जब इससे पहले हम पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे थे या पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते थे, वो योजना केंद्र से तो निकलती थी, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता था। आज ऐसा नहीं होता। नीति आयोग का काम क्या है कि ज़मीनी स्तर से ज़मीनी स्तर से काम प्रारंभ होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम आंसर देते हैं नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फिर हम आंसर देते हैं नरेंद्र मोदी, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो हम बताएंगे सुमन कुमार बेरी हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप देखो। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य का नाम बताएंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन को हिंट करके दिया है कि उत्तर प्रदेश बोला है ना भाई, तो उत्तर प्रदेश में जो नृत्य शैली है वो कौन सी नृत्य शैली है? जो कथक है, ये जो डांस है, ये उत्तर प्रदेश का डांस है। या इसको आप मध्य भारत का नाम भी दे सकते हो आप लोग। कथकली, ये हम कथकली केरल में डांस होता है भाई। छऊ बिहार और झारखंड में होता है। गरबा, ये गरबा कहाँ पर होता है? तो हम कहेंगे गरबा गुजरात में होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में वहीं पर उसका आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान, पेपर देने से पहले आप लोग पढ़ के जाइएगा और ऐसे पढ़ के जाइएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो।